स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सारी वीडियोस आपके सेकंड टर्म के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बनाई जा रही हैं। 21 और 22 में जो आपके सेकंड टर्म के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियोस बनाई जा रही है। तो इसमें हमारा मेन फोकस एग्ज़ाम पे ही रहेगा, तो इसलिए हम इसमें डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, है ना। हम सिर्फ उतनी चीज़ें समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहें। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आपके शायर के बारे में पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस की आखिरी नज़्म है जिसे अमीर हनफी साहब ने लिखा है। तो आप इसे पढ़ लेंगे कि भाई ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, है ना। कौन कौन से इनाम से नवाजे गए, या इनके शेरी मजमूए अगर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मशहूर नज़में रही हैं इनकी। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें से पढ़ लेंगे। ये आपके पास बुक में अवेलेबल होगा, इसलिए मैंने इसे डिस्कस नहीं करा है क्योंकि हमारे पास वक्त की भी बहुत कमी है। अब आपकी नज़्म है मुल्क बेसहर और शाम, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, इससे पहले आपकी 2 गज़लें थी, एक जानिसार अख्तर की और एक नासिर का आज़मी साहब की। तो वो दोनों आपकी अपलोड की जा चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले ही आपकी एक नज़्म है नून मीम राशिद साहब की ज़िंदगी से डरते हो, है ना। तो वो भी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने देख ली है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप लोग एक बार उसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नस्र के चैप्टर्स हैं वो सारे भी अपलोड हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बेटा, एग्ज़ाम से पहले मैं कहूँगी एक आध दिन में, क्योंकि आज आपकी ये लास्ट वीडियो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एक आध दिन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह बताने के लिए मैंने आपका सिलेबस और सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर का लिंक और सिलेबस का लिंक दोनों में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और रही बात पीडीएफ की, तो टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ्स अपलोड हैं बेटा, थोड़ा सा आप टेलीग्राम को स्क्रॉल करें, वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो पढ़ लेते हैं हम लोग। बेटा देखिए, जब भी आपकी नज़्म होती है, गज़ल को नहीं कहूँगी मैं, गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, आप सब जानते हैं, है ना। तो गज़ल का नहीं, लेकिन जब आपकी कोई नज़्म होती है तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल या नज़्म का खुलासा अक्सर बेशतर पूछ लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है इस बार ना पूछा जाए क्योंकि भाई 20 मार्क्स का ही सिर्फ आपका पेपर होगा, लेकिन वैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी प्रिपेयर होके जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपकी नज़्म है, नज़्म मुल्क बेसहर और शाम, ठीक है। सहर मतलब सुबह, शाम मतलब रात, ठीक है। अब क्या है इसका मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नज़्म की तशरीह पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए, नज़्म का खुलासा क्या है, लिखते हैं। इस नज़्म के पहले 8 मिसरों में शायर ने अपने लड़कपन का तज़किरा किया है, जब उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। सुबह सूरज के निकलने से पहले बेदार होकर किसी पहाड़ी पर पहुंचना और फिर सूरज को तुलू होते देखना, तुलू माने निकलते हुए, है ना, राइज़ होते हुए, सनराइज़, ठीक है। तुलू होते हुए देखना और उभरते हुए सूरज की जो किरणें हैं, किरणों का फैलना देखकर ये महसूस करना कि सूरज हमसे क्या है, सुबह बेदार होने वालों को क्या करता है, देखकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है। और बेहद गर्मजोशी से हाथ मिला रहा है, ठीक है। और इस कैफियत से शायर के जिस्म व जान में एक शगुफ्तगी और ताज़गी महसूस होती है। आई बात समझ में। यानी कहते हैं कि पहले जो 8 मिसरे हैं नज़्म के, तो मिसरे का मतलब समझते हैं ना, एक लाइन, जो एक लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या होगा, ये हो गए आपके 8 मिसरे। आई बात समझ में। और अब जैसे गज़ल होती है तो उसमें 2 मिसरे मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक शेर बनता है। अब ये 8 मिसरे हैं, 10 मिसरे हैं या 6 मिसरे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये बंद कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बंद कहते हैं, ठीक। तो पहले बंद में तो इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। दूसरे बंद की अगर हम बात कर लें तो इसके बाद नज़्म के दूसरे हिस्से के 7 मिसरों में शायर अपने लड़कपन की बात कहता है कि शाम होने से पहले वो किसी झील पर पहुंच जाते और फिर उसके पानी में पांव डालकर हिलाते और दायरों की शक्ल में जो मौजें उठती हैं, आपको पता है ना, ऐसे करके इस तरह से गोल गोल मौजें उठती हैं, ठीक है।
मौजें उछलती और उस वक्त दिन भर की थकान क्या होती, थका मंद सूरज अपने जोबिस्तान यानी ख्वाबगाह में जाने से पहले मुस्कुराकर सूरज के गुरूब होने के वक्त, है ना, जब आसमान पर शफक फूटती है। शफक फूटने का मतलब क्या होता है, जब सूरज डूब रहा होता है। देखिए अभी तो आपको सूरज जो है बहुत ज़्यादा ऑरेंज नज़र आता है ना, येलो ऑरेंज इस तरह से, लेकिन जब शफक फूटती है उस वक्त आपका सूरज ना रेड हो जाता है, शाम में मगरिब से पहले थोड़ा सा, तो उसे शफक फूटना कहते हैं। तो कहते हैं जब शफक फूटती है तो क्या करता है, उन्हें शब बखैर कहना यानी कि गुड नाइट, शब बखैर कहना, गुड नाइट कहना अच्छा लगता था। और ये डूबते सूरज की तस्वीर में खोए अपने घर वापस आते हैं। यानी अब आपको एक बात बताई गई पहले मिसरे में, पहले बंद में जिसमें आपका 8 मिसरे हैं, उसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि शायर किस तरह से सूरज को तुलू होते हुए यानी सनराइज़ होते हुए देखता है और उसे कितना मज़ा आता है। और दूसरे बंद में यानी कि जो आपके 7 मिसरे हैं उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से शायर सारा दिन अपना काम करके जब थक के वापस जाता है, कहाँ, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे जाके बैठ जाता है और पानी में पैर डाल के उसमें पैर हिलाता है और सूरज को डूबते हुए यानी गुरूब होते हुए, सनसेट होते हुए देखता है। ठीक है, और फिर वो अपने इमेजिनेशन से कहता है कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए सूरज हम लोग को गुड नाइट कर रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं नज़्म के आखिरी 5 मिसरों में शायर अपनी जवानी का जिक्र करता है। जब वो लड़कपन छोड़कर जवान हुआ तो ज़रूरियात ज़िंदगी ने उसे इस तरह घेर लिया कि उसे पता ही नहीं कि कब सूरज तुलू होता है, कब गुरूब होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा, बचपना जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। उस वक्त आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या कह रही है, हमें तो सबसे ज़्यादा बोर लगता है, स्कूल जाना पड़ता है ना, मम्मा की डांट भी सुननी पड़ती है, टीचर्स की भी डांट खानी पड़ती है। आई नो, बट जब आप बड़े हो जाओगे ना बेटा तब आपको लगेगा कि नहीं मैम आप बिल्कुल ठीक कहती थी। सबसे बेस्ट जो होता है ना वो आपकी 12th क्लास तक की लाइफ होती है। देन 12th के बाद आप ग्रेजुएशन तमाम चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता, सिर्फ आपकी ज़िंदगी भागा दौड़ी वाली हो जाती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं बचता ज़िंदगी में। समझ रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, यहाँ चले जाएं, ये काम करिए आएँ जल्दी से, बस इसी में ही इंसान मसरूफ़ रहता है, सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं इंसान के ऊपर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब तक वो बच्चा था, लड़कपन में था, तब तक तो उसने खूब मज़े किए, सूरज को उगता हुआ भी देखा, डूबता हुआ भी देखा। लेकिन अब जब वो जवान हो गया है तो ज़रूरियात ज़िंदगी, भाई देखिए इंसान जब लड़का होता है, आप आज तो खैर लड़का लड़की सब बराबर हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि भाई अब लड़का 20 साल का हो गया, कमा नहीं रहा है अभी तक, घर में बैठा हुआ है ना, तो क्या ये जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती थी कि भाई आपको घर के लिए कुछ करना है, मम्मा पापा के लिए कुछ करना है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि भाई उसको ज़रूरियात ज़िंदगी ने घेर लिया है और इसके बाद अब वो सारा दिन बिज़ी रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब सूरज निकला और कब शाम हो गई। ठीक है, थक कर घर आता है और फिर अगले दिन उसी तरह काम में मसरूफ़ हो जाता है। यानी वो ऐसे मुल्क में रहता है जिसमें सुबह और शाम नहीं होती। समझ रहे हैं, अब देखिए ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ सुबह और शाम ना हो, हर जगह होती है, और अगर नहीं भी होती है तो भी एक टाइम मुकर्रर कर लिया जाता है कि भाई ये सुबह का टाइम है और ये शाम का टाइम है बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब एक बात कही गई है कि सुबह शाम नहीं होती है, यानी ज़िंदगी यूँ ही तमाम हो रही है ना, कि सुबह उठो काम में लग जाओ, शाम में आके सो जाओ थक हार के, अपने लिए कोई टाइम नहीं है, अपने जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई वक्त नहीं बचा है। ठीक है, ज़िंदगी की इतनी मसरूफियात हैं जिसमें वो मसरूफ़ हो गया है पूरी तरह से। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मरकज़ी का ख्याल यहाँ पे दिया गया है कि भाई बचपन और लड़कपन के दिन में जो बेफिक्री से गुजरते हैं उसको दिखाया गया है ना। उस वक्त सुबह और रात तक का एक पूरा मुसर्रत वाला माहौल होता है, खुशी वाला माहौल होता है। लेकिन जब इंसान का लड़कपन गुजर कर जवानी आ जाती है ना, तो ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उसे सुबह और शाम का एहसास नहीं रहता है। सुबह उठो, जल्दी से रेडी हो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ तो फिर थके हुए होते हैं तो आके सो जाते हैं, है ना। कोई खेलना, कहीं घूमना, कोई मस्ती करना, वो सब नहीं बचता, है ना। एटलीस्ट संडे मिलता है, उसमें क्या होता है कि भाई सारा दिन तो काम किया है, संडे को आराम कर लेते हैं। ठीक,
आगे लिखते हैं, आदमी इतना मसरूफ़ हो जाता है कि ये भी ख्याल नहीं रहता कि सूरज कब तुलू होता है, कब गुरूब होता है। इसलिए शायर ने इस कैफियत को मुल्क बेसहर और शाम कहा है, यानी ऐसा मुल्क जहाँ पे ना तो सुबह हो और ना ही शाम हो। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये देखिए कुछ आपके लफ्ज़ मायने हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नज़्म की तरफ। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा नज़्म जब भी आप पढ़ते हैं या आपको तशरीह के लिए आए, अगर वैसे तो आपके 2 इक़्तिबास आएंगे, एक आपका दरसी होगा, एक आपका गैर दरसी होगा, दोनों में 2-2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा, 5 मार्क्स का आएगा। तो अगर इस तरह से इक़्तिबास आता है तो भाई आपको पहले लिखना होता है कि सियाक़ व सबाक़ क्या है इसका। सियाक़ व सबाक़ का मतलब होता है कि ये जो अशार आपको नीचे दिए गए हैं ये किस किताब से लिए गए हैं, कौन सी नज़्म से लिए गए हैं और इसको लिखने वाले शायर कौन हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये अशार जो हमारी दरसी किताब यानी हमारी टेक्स्ट बुक से लिए गए। टेक्स्ट बुक का नाम भी आप लिख सकते हैं, गुलिस्तान अदब। और उसके बाद यहाँ बताना है कि भाई इसके शायर जो है वो कौन है, अमीर हनफी साहब हैं। और इस नज़्म का क्या नाम है, मुल्क बेसहर और शाम। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपनी नज़्म को पढ़ते हैं। तो देखिए आपको पता है पहले बंद में 8 मिसरे हैं जो कि यहाँ आपको दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 मिसरे। चलिए तो इन 8 मिसरों को पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी तशरीह करते हैं। कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अंधेरे एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम, एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर, अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें, हम सरखेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर, दफ्तन इसके लबों से फूट पड़ती थी हंसी, हाथ वो हमसे मिलाता था बसद हंसी तपाक, जिस्म जा में फैल जाती थी शगुफ्ता ताज़गी। तो देखिए जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये माने बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं कि भाई कुछ अरसे पहले की बात है, कुछ बरस पहले की बात है कि जब हम मुँह अंधेरे उठ जाते थे। मुँह अंधेरे मतलब बिल्कुल सवेरे सवेरे उठ जाते थे, है ना, जब तक सूरज भी नहीं निकला होता था, फजर के वक्त उठ जाते थे और एक पहाड़ी पर जाकर पहुँच जाते थे। अब बता रहे हैं कि हम कैसे काला एक सख्त तकिया हुआ करता था उससे उठकर हम लोग जाते थे जल्दी से। आगे लिखते हैं, आज जगह सूरज, यानी अभी सूरज भी पूरी तरह से नहीं निकला है। ठीक है, अभी सूरज आधा है। तो जब वो अपना सर उठाकर हमें देखता था तो क्या करता था, शर्मा जाता था। क्यों? क्योंकि हम उससे भी पहले जग गए हैं। ठीक है, हमें देख के, क्योंकि ये कहा जाता है कि सबसे पहले उठना काम किसका है, सूरज का, और सूरज के उठने के बाद हम सब उठते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है, हम फजर में उठ जाते हैं, फजर में तो सूरज होता भी नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं दफ्तन एकदम ही से उसके लबों पे यानी होठों पे क्या फूट पड़ती थी, हंसी फूट पड़ती थी, यानी कि उसकी किरणें चारों तरफ बिखर जाती थी। और फिर वो हम सबसे क्या करता था, हाथ मिलाता था। ठीक है, और जिस्म जहाँ पे हमारे भी एक शगुफ्तगी सी फैल जाती थी, एक ताज़गी फैल जाती थी। तो देखिए यहाँ आप बंद अगर इसको पढ़ेंगे तशरीह को तो यहाँ पे यही मिलेगा लिखा हुआ। अमीर हनफी ने इस नज़्म के पहले बंद में अपने लड़कपन के उन दिनों का जिक्र किया है जब वो सूरज के तुलू होने से पहले घर से निकलकर एक पहाड़ी पर चले जाते थे। उनके पहाड़ों पर पहुंचने के बाद पहाड़ी के काले पत्थरों के पीछे से सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभरता और उसकी नज़र उन पर पड़ती तो उन्हें लगता कि वो उसे देखकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। कौन? सूरज। किन्हें देख के? इन लड़कों को देखकर। और सुबह होने से पहले बेदार होने वालों से वो क्या कर रहा है, शर्मा रहा है कि भाई ये तो मुझसे भी पहले उठ गए हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, उसकी किरणें फैल कर गर्म जोशी से उनका क्या कर रही है, इस्तकबाल कर रही है, उनका स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही हैं। ठीक है, और सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं आपको पता है उनमें हरारत होती है, हल्की हल्की गर्मी होती है जो आपके जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ना। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि सुबह की जो धूप होती है वो हमें लेनी चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे बंद की तरफ। शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, ठीक है, कौन? जो शायर है वो। ठीक है, दायरा दर दायरा मौजें उठा देते थे हम। अब ऐसे करके पैर हिला रहे हैं तो ऐसे 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 मौजें बनती हैं ना, वो पैर हिलाएंगे उसके अंदर तो इस तरह से दायरा दर दायरा बनती चली जाएंगी मौजें। ठीक है, उठा देते थे हम। तब थका मानिंद आनीदा मुजहमल सूरज, यानी थका हुआ, नींद से चूर, सारा दिन बेचारा वो भी तो आसमान पे रहा है ना, उसने भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। अब तो पूरी तरह से क्या है, थक चुका है, उसे नींद आ रही है, उसे आराम की ज़रूरत है ना। अपने ख्वाबिस्तान, ख्वाबिस्तान का मतलब क्या होता है, नींदगाह, जहाँ पे वो सोना चाहे, है ना।
जहाँ पे वो सोए, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं अपना बेडरूम, है ना। उसमें रूपोश हो जाने से कबल, यानी कि रूपोश हो जाना, अपना मुंह छुपा के लेटना, है ना, सोते टाइम, उससे पहले, ठीक है, गायब होने से पहले क्या करता था वो, मुस्कुरा कर हमसे कहता था शब बखैर। शब बखैर का मतलब क्या होता है, गुड नाइट, है ना, अच्छी रात, गुड नाइट, ठीक है। हम सबसे क्या कहता था मुस्कुरा कर कि गुड नाइट, अब जाओ सो जाओ, और चल पड़ते थे हम सब अपने घर। और उसके गुड नाइट कहने के बाद हम सब भी अपने अपने घर चले जाते थे सोने के लिए, अपने दिल के दायरा दर दायरा मौजों में सूरज घेर कर, है ना। यानी हमारे दिल के अंदर जो दायरा दर दायरा बने हुए हैं उसके अंदर सूरज का वो खूबसूरत मंजर डूबता हुआ जब वो गुरूब हो रहा है, उसे देखते हुए हम क्या कर लेते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। चलिए हम लोग तशरीह भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखते हैं। इस नज़्म के दूसरे बंद में अमीर हनफी फिर अपने लड़कपन के बारे में बता रहे हैं कि जब वो शाम के वक्त किसी झील के पानी में पाँव डालकर बैठ जाते थे और पानी में उनके पाँव की हरारत से लहरें पैदा होती थीं, ठीक है ना, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। उस वक्त दिन भर का थका हारा सूरज उन्हें अपने ख्वाबगाह में जाने से पेशतर, यानी कि पहले शब बखैर कहता है, ठीक है। और ये अपने साथियों के साथ गुरूब हो जाते सूरज के तस्वीर क्या करते हैं, तस्वीर लिए घर वापस आते हैं, फिर कल सुबह तुलू होते हुए सूरज को देखेंगे। आई बात समझ में, क्लियर था, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल बात थी नहीं, क्योंकि हमने अभी पूरा मरकज़ी ख्याल और मायने पहले ही पढ़ लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा बंद पढ़ते हैं, तो ये आपका इसका आखिरी बंद है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं, और अब तो ये भी याद रखना है मुहाल, यानी और अब की बात करें, अब तो ये भी याद रखना मुहाल है। मुहाल माने क्या होता है, दुश्वार, मुश्किल। किस तरफ पूरब है, पश्चिम है किधर, यानी अब किस तरफ से पूरब है, किधर से सूरज निकलेगा, किस तरफ डूबेगा, अब तो ये भी याद रखना बहुत मुहाल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो गया है। कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब, यानी अब ये याद रखना कि कब सूरज निकलता है और कब सूरज डूब जाता है, ये भी याद नहीं है। किसको बिस्तर में पता, ठीक है, किसको दफ्तर में खबर, यानी कि अब रात में जब हम बिस्तर में लेटते तो बिस्तर में थके हुए होते इतनी बेतहाशा कि हमें बिल्कुल होश नहीं होता और हम लेटते ही सो जाते हैं, और दफ्तर में हम अपने काम काज में इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमें उसमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि सुबह हो रही है कि शाम, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ लिखते हैं, नज़्म के तीसरे बंद में शायर अपने मौजूदा ज़िंदगी का जिक्र कर रहा है कि जवानी में दाखिल होकर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में किसी चीज़ का एहसास नहीं रहा, है ना। सुबह सूरज का तुलू होना, शाम को सूरज का गुरूब होने के सब मनाजिर क्या है, धुंधले पड़ गए। धुंधला क्या मतलब होता है, धुंधला मतलब जो चीज़ हम ना देखें उसकी यादें हमारे लिए फीकी पड़ने लगती हैं, और फीका पड़ना ही धुंधला पड़ना होता है ना। अभी आपने इसे पढ़ा है, अभी आपको बिल्कुल ताज़ा है दिमाग में, अभी आप इसे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम टाइम पे बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। लेकिन वही आपने आज पढ़ो और अब हफ्ता भर आप ना पढ़ें और 31 को जाके अपना एग्ज़ाम दें, तो अब सब चीज़ें धुंधली याद रहेंगी आपको, समझ रहे हैं ना। अब देखिए लिखते हैं, अब तो ये भी याद रखना, ये भी याद नहीं कि सूरज किस सिमत से तुलू होता है, यानी किधर से निकलता है, सिमत माने दिशा, कौन से डायरेक्शन से निकलता है, और किधर गुरूब होता है ये भी याद नहीं। दिन भर दफ्तर के काम करते रहते हैं, ठीक है, इतनी थकान हो जाती है, और सुबह ही सुबह बेदार होने की बजाय देर तक हम क्या करते हैं, सोते रहते हैं, है ना। और शाम को सूरज गुरूब होते वक्त दफ्तर में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए लड़कपन के वो तमाम जो दिन थे वो सब क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, सब ख़त्म हो चुके हैं, वो सारी आज़ादी वो सब ख़त्म है। अब क्या है, अब फ़िक्र माश है ना, रोज़ी रोटी की फ़िक्र है ना, दीगर ज़रूरियात है ज़िंदगी की, उन्हें पूरा करने में सुबह से शाम तक हमें यही सब कामों में और इन सब में लगा रहना पड़ता है, और हम अपनी जो भी मस्ती है, जो भी हंसी खुशी की ज़िंदगी थी, वो सब अब ख़त्म हो चुकी है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपके मुश्किल सवाल जवाब दिए गए हैं, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, सैम्पल पेपर दिया गया है, सिलेबस भी आपके सामने, दोनों चीज़ों को सामने रख के पढ़ाई करें, ठीक है। पहला सवाल दिया है, शायर ने अपने माजी की सुबह को किस लिए याद करता है, यानी उसकी जो माजी यानी पास्ट, है ना, पास्ट में जो सुबहें हुई हैं उनको वो क्यों याद कर रहा है। तो कहते हैं वो अपने माजी की सुबह को इसलिए याद करता है क्योंकि वो सूरज को तुलू होते हुए देखता है, उससे पहले ही वो बेदार हो जाता है ना, पेशतर बेदार हो जाता है, और फिर पहाड़ी पर पहुंचकर सुबह को सूरज का निकलना देखता है ना, उसके जिस्म जान में एक शगुफ्तगी, एक ताजगी महसूस होती है, इसीलिए वो अपनी माजी की जो सुबहें हैं उन्हें क्या कर रहा है, याद कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है शायर को अपनी गुज़श्ता शामों की क्यों याद आती है। तो अब आपको पता है ना उसको गुज़श्ता शामों की यादें क्यों आती हैं, क्योंकि भाई वो शाम झील के किनारे जाता है, आराम करता है, बैठता है पानी में, है ना, पाँव को हिलाता है, लहरें बेदार होती है, अपने साथियों के साथ वो वहाँ बैठता है जब तक सूरज डूब नहीं जाता, वो उसी मंज़र को देखता रहता है और सूरज के डूबने के बाद ही वो अपने घर जाता है ना। यानी मनाजिर फितरत, यानी अल्लाह पाक की जो कुदरत है, सूरज का निकलना डूबना, है ना, जब अल्लाह पाक की कुदरत है इससे वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है, यानी इसका वो क्या करता है, लुत्फ़ उठाता है। पेन ही नहीं चल रहा, चलिए खैर, है ना, लुत्फ़ अंदोज़ होना यानी उससे वो मुसर्रत हासिल करता है, लुत्फ़ उठाता है उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, शायर के लिए क्या याद रखना मुहाल है। अब बताइए कौन सी चीज़ ऐसी है जो शायर के लिए याद रखना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है, जिसे याद रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको पता है कि उसे अब ये याद रखना मुश्किल है कि कब सुबह हुई, कब शाम हो गई, सूरज किधर से निकलता है, कहाँ किधर डूबता है, उसे सिमत भी याद नहीं है ना, उसे वक्त भी याद नहीं है कि सूरज किस वक्त निकलता है और किस वक्त डूब जाता है ना। उसका रीज़न ये है कि वो तलाश माश में है और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के उस फॉर्म में आ जाते हैं आपसे, जैसे यहाँ दिया गया है, अमीर हनफी की नज़्म मुल्क बेसहर व शाम में शायर ने क्या कहा है, मुख्तसरन बयान कीजिए। यानी अब इस नज़्म में शायर क्या कहना चाह रहा है, आप अपने लफ्ज़ों में बताइए। देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लिया जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है ना। जब आपको एक बार ये क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बात अगर हम देखें तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये जो नज़्म है मुल्क बेसहर व शाम, इसका एक तरह से खुलासा बयान कीजिए। बात तो वही है ना, कि आप मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए, खुलासा बयान कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए, या इस नज़्म में किस चीज़ पे ज़ोर दिया गया है वो बताइए। तो कुछ भी क्वेश्चन है आंसर आपका सेम यही रहेगा, नज़्म का खुलासा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसे अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए आपके सिलेबस की तो ऑलमोस्ट सारी वीडियोस कवर हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेंगे कल या परसों में मैं आप लोगों को चैप्टर जो आपका सिलेबस है उसके रिलेटेड पूरा वन शूट में करा दूंगी। ठीक है, हो सकता है उसके 1-2 पार्ट बन जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तो उसे 1-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा आपकी सहूलियत के लिए। अदरवाइज़ वो मैं कोशिश यही करूँगी कि वो ज़्यादा लेंथी ना हो, शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा कवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे आसानी से आप फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।